हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की जीके जीएस सीरीज में। इस शिफ्ट से पहले के जितने भी शिफ्ट्स के हमने जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का हमारा ये डिस्कशन 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर पूछे गए जीके जीएस के सवालों पर आधारित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नया विद्यार्थी हो तो इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी में जो आपका 4 सब्जेक्ट रोल अदा करते हैं, उन्हें ट्राई कीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इस ऐप पर अवेलेबल हैं, जैसे कि ये दोनों कोर्सेज़ आपको नज़र आ जाएँगे, जिनमें कंप्लीट जीके, जीएस, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन क्विज़ फॉर्मेट में, ऐसे ही इंग्लिश, और आगे आने वाले समय में इसमें मैथ और रीज़निंग के कोर्स भी आपको नज़र आएँगे। ये चारों सब्जेक्ट से जुड़कर आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कंप्लीट थ्योरी पूरा कर सकते हैं। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, हर रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के अन्य कोर्स का भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, शिफ्ट का पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि लता मंगेशकर जी को बताइए कि किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो किसी भी व्यक्ति का नाम ही उठाकर पूछ लेंगे कि उसको कब अवार्ड दिया गया, वो वाला अवार्ड कब दिया गया। ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोगों को अपने करंट अफेयर के सेशंस में हमेशा कहा है कि जो व्यक्ति हाल फिलहाल में जिसका निधन हुआ हो या फिर उनसे संबंधित कोई चर्चा उठी हो, तो आप लोगों को उनके जितने भी आज तक के अचीवमेंट्स रहे हैं उन पर एक बार नजर डाल लेनी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। अब लता मंगेशकर जी ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड दिया गया था इन्हें 2001 में। भारत रत्न की बात करूं, सभी लोगों को पता है ये हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लता मंगेशकर जी की जितनी बातें हम कर पाए वो कम ही रहेंगी। कई सारे टाइटल्स इनको दिए गए, जैसे कि एक टाइटल इनको दिया जाता है क्वीन ऑफ मेलोडी। इसी प्रकार से नाइटेंगल ऑफ इंडिया का भी नाम इन्हें दिया गया है। या फिर एक और अगर आप याद रख पाए, वॉइस रिलेटेड है, वो वॉइस ऑफ द मिलेनियम। ऐसे कई सारे टाइटल हमारी लता मंगेशकर जी को दिए गए हैं। वैसे तो देखो, इन्होंने भारत रत्न के बारे में इनको पूछा है, तो इससे पहले भी इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्डों से सम्मानित किया गया है। जैसे कि पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1999 में। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1969 में। तो ऐसे अवार्ड इनसे संबंधित आप लोगों को पता होने चाहिए। अम, हो सकता है कल को कोई और चीज आप लोगों से पूछ ली जाए। यहीं से ना एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि दूसरी वो महिला कौन है जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, यानी कि सेकंड फीमेल सिंगर जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो यहाँ पर लता का मंगेशकर जी के साथ आप ये भी याद रखिएगा, सेकंड फीमेल सिंगर जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लोग यहीं पर मुझसे पूछ लेंगे कि सर जी, फिर आप वो पहली महिला का नाम बता दीजिए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वहां पर आपको नाम याद रखना है MS सुब्बुलक्ष्मी जी का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जो कि पहली फीमेल सिंगर थी जिनको भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। मोनोकॉट पत्तियों में संवहनी बंडल के समान आकार का क्या कारण है? बायोलॉजी के अंदर हम जब प्लांट एनालॉजी को पढ़ते हैं या फिर प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें वहां पर कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स सुनने के लिए मिलते हैं। इन्होंने आपसे पूछा है कि भाई मोनोकॉट लीव्स के अंदर सेम साइज के वस्कुलर बंडल्स का होने का कारण आप लोगों को क्या नजर आता है? चारों विकल्प की तरफ आपको निगाहें घुमानी है। देखो, जब कभी भी वस्कुलर बंडल्स आपके सिमिलर साइज के हो मोनोकॉट्स के अंदर, तो वो उसका रीजन होता है पैरेलल वेनेशन, समांतर वेनेशन। ये क्या है भाई? ये पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीव्स के अंदर, इसे आप एक प्रकार से रिफ्लेक्टेड देखते हैं
जो भी उसकी नियर साइज की या फिर नियर सिमिलर साइज की वेस्कुलर बंडल्स होती हैं उनमें, मेन वेन्स को छोड़ दिया जाए उनके अलावा। क्या कह रहे हो कि सर बाउंसर जा रहा है? चिंता मत कीजिएगा। किसी भी वेस्कुलर बंडल को जब मैं आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पढ़ाता हूँ, किसी भी प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका प्लांट्स के अंदर भी होता है ना, वहां पर पढ़ाया जाता है। तो ये जो वस्कुलर बंडल है ना, ये आपके वस्कुलर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसके अंदर आपको जाइलम देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको कोलम जैसे टिश्यूज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिलहाल इतना, जब कभी इस पर विस्तृत चर्चा होगी तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। भारत के किस राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? अभी यार ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल बन गया। कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी इस क्लास को देख रहा है और इस सवाल को देख रहा है, तो आप लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब पर वीकली करंट अफेयर में कराता हूँ, और ऐसे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चर्चाओं में होती हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। उस आपकी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। नीरू मीरू मतलब वाटर एंड यू। ये प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था या फिर किसके तहत लॉन्च किया गया था? WCM के जरिए। WCM क्या है? ये वाटर कंजर्वेशन मिशन है। वाटर कंजर्वेशन मिशन यानी कि जल संरक्षण अभियान, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। मई का महीना था, 1 मई का दिन था, और साल था 2000। ठीक है, तो ये आपका, मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी। अब इन्होंने पूछा है आप लोगों से क्या, कि किस स्टेट के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो भाई इसको आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। हर आपके राज्य सरकार के द्वारा जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होते हैं लॉन्च करे गए, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, जो लोगों की वजह से जो सूखा वगैरह आ जाता है या फिर पानी की कमी होती है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपके कौन कौन से इनिशिएटिव लेने चाहिए पर फोकस करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब ये क्यों है चर्चा में? क्योंकि इनका भी आप लोगों ने निधन देखा था 2023 में, और वहीं से आप लोगों को इनका फिर सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो इन्होंने क्या पूछा है कि इनको 2000 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, या फिर ये आपसे ना इस सवाल को घुमाकर पूछ लेते कि भैया बताइए कि दिए गए 4 विकल्प में से वो कौन सी पर्सनालिटी हैं जिनको उनके संगीत के क्षेत्र में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, बताइए कि कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो संगीत नाटक एकेडमी ने इन्हें पुरस्कार दिया था 1984 में, लेकिन हमने 2000 में जिस पुरस्कार को इनको देने की बात करी है भारतीय सरकार के द्वारा, वो है पद्म विभूषण। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो यहां से आपका एक और सवाल अगर इनको आपसे पूछना है, तो वो क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि बताइए हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि हमारे देश के एक बड़े आ, वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, इनको कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित आप पाते हैं? तो ये क्या है? ये फ्लूटिस्ट है, फ्लूट बजाते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल पूछता है कि फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? अब आप लोगों ने अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को अच्छे से समझा है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी दिक्कत होगी। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर फरवरी 1922 के अंदर घटना हुई थी, वो थी चौरा चौरी की घटना। तो चौरा चौरी जो आपका आज के टाइम का उत्तर प्रदेश है ना, उसका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पर ना भीड़, जो भारतीय प्रोटेस्टर्स थे और जो अंग्रेजों की पुलिस थी, उनके बीच में यहाँ पर लड़ाई बच गई थी। इस समय पर कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस समय पर चला हुआ था। उसके दौरान ये भीड़ यहाँ पर पुलिस वालों के साथ लड़ाई कर लेती है, और इसमें जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी गई। कई सारे पुलिस वाले, उसके अंदर लोग मर गए। उसके बाद सौयों लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया गया था। फिर गांधी जी ना गाना दिल टूट गया इससे। गांधी जी ने अपने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया हुआ था ना अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी ने इसको फिर बंद कर दिया था।
ठीक है भाई। यहाँ पर आप लोगों को ना कुछ और आंदोलन भी दिए गए हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको यहाँ पर दूसरे विकल्प में नजर आ रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट। आप लोगों को पता है कि ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट आंदोलन था, जो कि हमारे देश के अंदर कब हुआ था, 1942-43 के टाइम में हुआ था, जहां पर जो अंग्रेजों का रूल है उसको खत्म करने की हमारी डिमांड थी। इसको किसके द्वारा प्लान किया गया था, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा ही प्लान किया गया था, और साथ में कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो एक रिस्पॉन्स था अंग्रेजों का जो कॉलोनियल रूल भारत में रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज हमारे देश के अंदर बाद में क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी, उस रूल के खिलाफ इनकी ये मांग थी कि भैया आपका बहुत हो गया, अब हमें यहाँ पर खुद रूल करने दीजिए। अच्छा, एक और यहाँ पर इन्होंने विकल्प में दिया है काकोरी इंसिडेंट। इसकी डेट याद रखिएगा, अगर आपको याद रहे, अगस्त 9। तो यहाँ पर कुछ रेवोल्यूशनरीज का एक पूरा का पूरा ग्रुप था, जिसको लीड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। तो क्या करता है भाई ये ग्रुप, तो एक ट्रेन थी काकोरी एक्सप्रेस, जिसमें जो सरकार के फंड वगैरह थे ना उनको ले जाया जा रहा था, उसको क्या करा इन्होंने, रॉब किया, उसको लूट लिया था। तो काकोरी इंसिडेंट भी आप लोगों को याद रहेगा। खिलाफत मूवमेंट सभी लोगों को रटा हुआ होता है। ये मूवमेंट आपका 1919 में इसकी शुरुआत होती है, और 1924 तक ये आपका खिलाफत मूवमेंट चलता है। और ये पहली बार था जब इतने सारे नंबर में आपको सिंधी पीर एक साथ आते हुए नजर आते हैं, जो कि अंग्रेजों की जो पॉलिसीज हुआ करती थी उसके अगेंस्ट में खड़े होकर बात करते हैं। ठीक है, चलिए भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि एलेंस रूल के नियम का क्या मतलब है। अब आप में से कई सारे लोग बोलोगे कि सर जी पहले तो हमें ये बताओ कि ये एलन का रूल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में है? देखो, एलन रूल एक सिद्धांत है बायोलॉजी के अंदर, जो कि ना सजेस्ट करता है कि जो एनिमल्स होते हैं, और वो ऐसे एनिमल्स जो कि कहाँ पर रह रहे होते हैं, कोल्ड रीजन में रह रहे होते हैं, ठंडी जगहों पर रह रहे होते हैं, उनके अंदर ना शॉर्टर अपेंडेजेस होती हैं, मतलब उनके अंदर छोटे अपेंडेजेस होते हैं। छोटे अपेंडेजेस मतलब उनके कान छोटे होते हैं, उनके जो लिम्ब होते हैं वो छोटे होते हैं। इसको आपका ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे कोल्ड क्षेत्रों के अंदर रहने वाले एनिमल्स के अंदर ये सभी चीजें छोटी होती हैं, सो दैट के जो अपनी बॉडी की हीट है वो हीट को कंजर्व कर पाए। और जो आपकी गर्म जगहों पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके आपको बड़े अपेंडिक्सेस नजर आएंगे, जो कि एक्सेस हीट को खत्म करने में हेल्प करता है। तो इन्होंने जो चौथा वाला आपको ऑप्शन दिया है, देखिए, ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि गर्मी का नुकसान कम ना हो सके। इसको एलन रूल कहा जाता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग लगभग कितनी मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया था। आप लोगों से आज तक ये वाला सवाल तो चलो बार बार पूछा जाता रहा कि भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। आज इन्होंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप लोगों से बात को पूछ लिया। इन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज किया था, जो कि लगभग 1000 एटम्स क्या थी, मोटी थी। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इनका संबंध है। और अगर चलो मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इन्होंने ये गोल्ड फिल्म को ही क्यों यूज किया था, क्योंकि ये क्या होती है ना, ये मैलिएबल होती है, मतलब पिघल जाती है। इसकी वजह से इनको ना ये मौका मिल पाया कि मेटल की थोड़ी सी थिन शीट को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इनको ये था कि भाई मैं थिनेस्ट लेयर मेटल की जो पॉसिबल हो सकती है उसको यूज करूं, सो दैट के मेरे को जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उनको लेने में आसानी रहे। तो यहाँ पर ये 1000 एटम आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित होता है। यार बहुत आसान है। किसी भी राज्य सरकार के जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस को चलाने के उनके तरीके होते हैं, उससे डील करता है आपका ये आर्टिकल नंबर 166। स्टेट एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर के अंदर आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं किसी भी राज्य सरकार के, आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि वो गवर्नर के नाम पर लिए जाता है। और जो वो गवर्नर है उनको ये जो रूल्स हैं किसी भी राज्य सरकार की ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर कितने भी जो भी
बिजनेस है वो अपने जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके थ्रू लेने होते हैं, उनको वो अलोकेट किए गए होते हैं। तो ये हमारा क्लियर रहेगा। तो बाकी के आर्टिकल की तरफ नजर डालिए। 164 नंबर आर्टिकल किससे संबंधित है? कि जो गवर्नर है वो गवर्नर क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? उस राज्य के मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेगा और बाकी के जो मिनिस्टर्स है उनको भी अपॉइंट करेगा। ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सरकार के जो बिजनेस है वो किस प्रकार से चलेंगे। ये 164 के अंदर आ गया। 167 को हम इधर की तरफ लिखेंगे। इसमें क्या है? जो आपके राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या करेंगे? वो गवर्नर को प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन कि भाई राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो प्रशासन चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो ये आपका आर्टिकल 167 में हो गया। आर्टिकल नंबर 177 अभी पूछा भी गया था। तो जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं या फिर, चलो मैं लिख देता हूं, मिनिस्टर हो या फिर जो एडवोकेट जनरल हो, उनको कुछ अधिकार देता है कि जो उनके सदन है राज्य के, उनके संबंध में कि वो जो भी उनके रिलेशन उन संबंधों से हैं वो किस प्रकार से हैं। तो वो आपका आर्टिकल नंबर 177 के अंदर आता है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बरछन पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर बरछन्स फाउंड? अब आप लोग बोलोगे कि क्या चीज होती है ये बरछन? तो देखो ये होते हैं सैंड ड्यून्स, जो मिट्टी के आपको टीले देखने के लिए मिलते हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो एक काफी ना मतलब कंसेंट्रिक शेप का ये होता है। इनको आप देखेंगे थोड़ा सा ये कन्वेक्स होते हैं साइड से। तो ये चीज इन्होंने पूछी है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था? यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की आपसे पूछ रहा नाम क्या था? यार ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सवाल देखो हमें पता होना चाहिए। तो ये वी के सक्सेना जी थे ना भाई, है ना? आप लोगों से अगर मैं अभी के समय पर पूछूं कि कौन है, तो आप मुझे इसको कमेंट करके जरा बताने की कोशिश करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? देखो सवाल का उत्तर आप लोगों को पता है कि किससे इंस्पायर है। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर रहते हैं और ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारी जो लॉ प्रोसेसिंग प्रक्रिया है उसको बनाने का क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश ने कई सारे और भी जो फीचर्स है उनको बोरो किया, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले आएगा संसदीय जो प्रणाली है, यानी कि पार्लियामेंटरी जो सिस्टम है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। या फिर संसद जो होगी वो सॉवरेन होगी और इस संसद को आप दो सदनों में विभाजित करेंगे, जहां पर आपकी राज्यसभा अपर हाउस के रूप में और लोकसभा लोअर हाउस के रूप में नजर आएगी। ये भी हमने इनसे लिया। लॉ का रूल होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ जैसी बातों के अलावा और भी कई सारी बातों को हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया? अपने संविधान के अंदर शामिल किया। ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे इंस्पायर होकर कई सारे फीचर्स को भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया। करेंगे इनसे बात। ठीक है। इंडिविजुअल बात करेंगे, यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कौन कौन सी चीजों को लिया गया, या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजों को लिया गया। सबको पता है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होती है तो हम डीपीएसपी डीपीएसपी चिल्लाने लगते हैं। तो ये बातें आसान है, इनको लेकर अलग अलग सवालों के रूप में आपको 10 बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को गालियां भरे पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी बदलने का फैसला किया था? अब देखो आपको पता है कि हमारे देश का जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, इतिहास है, उस समय पर कई सारे इतिहासकार हमारे देश के अंदर आए। उन्होंने अपनी जो भी यहाँ पर चीजें देखी उनको अपनी अपनी रचनाओं के अंदर लिखा। तो एक इन चार विकल्प में से आपको फॉरेन ट्रेवलर नजर आ रहा है, जो कि आता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये आया था।
एक सवाल तो यही बन जाता है और अब आपको आइडिया भी लगा गया होगा कि मैं इब्न बतूता की बात कर रहा हूँ। इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए जो भी इम्पोर्टेंट अकाउंट हैं, उसमें इस बात का ज़िक्र किया गया था कि दिल्ली के लोग अपने सुल्तान को गालियों भरे खत लिखते थे और उनको फिर पनिश करने के लिए जो सुल्तान था, उसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी, उसको कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया था भई? दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र कर लिया था, जिसको इसने बाद में क्या नाम दिया था? दौलताबाद। तो ऐसी बातें भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, ठीक है? और भी कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए गए, जैसे कि हसन निज़ामी है। ये एक पर्शियन पर्शियन इतिहासकार था, जो कि हमारे मध्यकालीन इतिहास के बारे में अपनी इंपॉर्टेंट इसकी बुक थी। अगर आप लोगों को याद रह पाए तो मैं लिख देता हूँ, ताज उल मासिर। ताज उल मासिर। इसके अंदर इसने काफ़ी हिस्टोरिकल अकाउंट दिया है, महमूद ऑफ गज़नी के बारे में इसने जानकारी लिखी है। बाकी और भी हैं, उन पर भी आगे चर्चा होगी। अगला सवाल है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम इन द फील्ड? ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपके सवाल बनता है। 7 खिलाड़ी होते हैं भाई, अगर किसी को कबड्डी खेलने का शौक है तो, है ना? तो ये नंबर पर टीम प्लेयर्स जो फील्ड में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। 5 इनके रिजर्व होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया, जिसमें कांचीपुरम साड़ियों को चुने गए उत्पादों के रूप में पहचाना गया? मैं फिर से आप लोगों से बात करूंगा, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली इंपॉर्टेंट स्कीम अगर चर्चा में होती है तो करंट अफेयर में हमें ये बातें पता चलती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग मेरा करंट अफेयर जरूर देखा करो। तो भैया, ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है वो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर कांचीपुरम साड़ी को एक ऐसा प्रोडक्ट के रूप में चुना गया जो कि काफी फेमस। ये उस साल का जो बजट था 2022-23 का, उसमें भी इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है, ओएसओपी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा यदि उसकी जो आवृत्ति है और तरंग दैर्ध्य है वो आप लोगों को दी जाए? अब देखो, आप में से कई सारे लोग ना ऐसे सवालों को करने में हो जाते हैं यार परेशान, कि भाई ये तो मैथमेटिक्स वाला सवाल आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे। पिछला वाला सवाल कौन से नंबर का था? 14 के बाद 15 नंबर का आ गया भाई। एक सवाल स्किप हो गया है, एक बार आप देख लीजिएगा, पता नहीं कैसे गलती से शायद मेरे से वो मिस हो गया है। तो भाई ये सवाल है, इसमें इन्होंने क्या दिया है, ट्रैवल करवाना है आपको 1.5 किलोमीटर, फ्रीक्वेंसी आपको 5 किलो हर्ट्ज दी है और वेवलेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी है। तो कभी भी अगर आपको, आप मुझे बताइए कि अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो या फिर अगर आप लोगों को क्या करना हो, टाइम ट्रेवल करना हो, तो आप क्या करते हैं? समय बराबर करते हैं आप डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड होती है, और यहां पर आप किसकी स्पीड लेने जा रहे हैं? साउंड की स्पीड लेने जा रहे हैं। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, आप लोग मुझे बताइए, इसको आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, डिस्टेंस कितनी दी है इन्होंने? 1.5 किलोमीटर। इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वेवलेंथ आपकी सेंटीमीटर में दी है, उसको फिर उस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर आएगा भाई आपका 1500 मीटर। इन्होंने फ्रीक्वेंसी कितनी दी है भाई आपको? 5 किलो हर्ट्ज। अगर मैं यहाँ पर 5 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 5000 हर्ट्ज हो जाएगा। अब वेवलेंथ इन्होंने कितनी दी है आप लोगों को? 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर, या फिर मुझे क्योंकि मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये 0.06 मीटर हो जाता भाई। अब आप लोग बताइए, जो स्पीड होती है साउंड की वो हम कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकाला जाता है? आप लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे और साथ में क्या लेंगे? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 5000, और वेवलेंथ कितनी है? 0.06 मीटर। समझ पाए? तो 5 छंग 30, 2 जीरो आपकी निकल लेंगी, यानी कि कितना आ गया आपका? 300 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड आपने निकाल ली। पुट कर दीजिए, डिस्टेंस आपने 1500 मीटर है, स्पीड आपने 300 निकाली है, 3 पंजे 15, यानी कि समय कितना लगा आपको? 5 सेकंड का लगा या नहीं लगा दोस्तों? बढ़िया, आसान है, कोई बहुत बड़े खतरनाक फॉर्मूला नहीं है। ये आपने 10वीं में भी पढ़े होंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लगे हाथों। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं
समझ लेना इस सवाल को, ठीक है? कल को अगर दोबारा पूछ लें तो वहां पर परेशानी ना हो। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। 3 कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है भाई। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से आपके संबंधित है। इन्हें विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि करते हुए आप लोगों ने पाया, बिल्कुल ठीक है भाई। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो इन्होंने इंक्रीज कर दी थी, ओके। मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया, ये भी ठीक है भाई। ये एबीसी वाला आपका ठीक था, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट संवैधानिक रिफॉर्म्स ब्रिटिश सरकार इसके अंदर लेकर आती है, जिसका इम्पैक्ट भारत की राजनीति पर अंग्रेजों के इस शासनकाल के दौरान पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, क्योंकि मॉर्ले मिंटो इस समय पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, मैं यहां पर लिख देता हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, ये कौन था? ये था जॉन मॉर्ले। जॉन मॉर्ले। और जो यहाँ पर आपका वायसरॉय था वो कौन था? वो लॉर्ड मिंटो था। इन्हीं दोनों के नाम पर इसको इन्होंने ये नाम दिया था। अच्छा, फिर दूसरी स्टेटमेंट में इन्होंने दिया कि इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी कि विधान परिषदों की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी कर दी थी, बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेंड किया था, जहां पर नंबर जो थे उसमें ज्यादा भारतीय लोगों को शामिल किया जाए। मेजोरिटी अंग्रेजों की थी लेकिन भारतीय लोगों के नंबर को इन्होंने इंक्रीज किया था। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट ठीक है। और ये सबसे सिग्निफिकेंट प्रोविजन था इस आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का। इसका मतलब ये था कि जो मुस्लिम होंगे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन पाएंगे अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके लिए, ठीक है। एबीसी तीनों ही इसमें करेक्ट थे भाई। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्यटक रिसोर्स और पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में वो बेरोजगार होते हैं। तो भाई आप लोगों ने अगर मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मैंने वहां पर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन किया है। एक आपको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार नजर आता है जिसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक इस प्रकार की बेरोजगारी होती है जहां पर जो लोग हैं वो पूरे साल के लिए रोजगार नहीं होता है, बट कुछ समय के लिए पूरे साल में उनके पास रोजगार होता है। तो जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पर्यटन वगैरह होता है, लोग वहां पर मौसम के हिसाब से जाते हैं, तो जो लोग होते हैं वहां पर उनको सीजन में ज्यादा रोजगार मिल पाता है। तो ये जो प्रकार का बेरोजगारी है वो भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है उन जगहों पर जब ऑफ सीजन होता है, ठीक है भाई। तो ये आपका इसका सवाल का आंसर बन गया। अब देखो इसमें और भी कई सारे हैं, जैसे कि और भी होता है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मैं यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि भिन्नात्मक बेरोजगारी। ये कब होती है? जब कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रहता है अपनी चॉइस के अनुसार, क्योंकि उसको क्या करनी होती है, उसको बेटर जॉब चाहिए होती है। भाई मान लीजिए कि आपको बेटर जॉब चाहिए, आप एसएससी की या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन है तो आप अभी भी बेरोजगार। तो आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। और भी ये बाकी सारे होते हैं, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एक कैटेगरी होती है। ये कब होती है भाई, एक्सप्लेन कर दूं क्या? तो ये तब होती है जब जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड तो हैं, बट वो चाहते हैं कि मुझे और भी घंटे काम करना है। मतलब रोजगार है बट उनको ये चाहिए मुझे और भी काम करना है। तो उनको ये है कि जो उतना करना जितना काम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ऐसे ही ये प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये तब होता है जब लोग, रोजगार तो होता है लेकिन जो उनका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को वो नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ये आ जाता है भी आपका डिसगाइज्ड बेरोजगारी के अंदर। एक ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो कि तब होता है जब जो इकोनॉमी होती है वो चेंज हो रही होती है। इकोनॉमी जब चेंज हो रही होती है, जैसे कि रिसेशन आ गया, तो रिसेशन के टाइम पे क्या होगा? आपका नहीं मिल पाएगी, फिर आपका बूम आया तो मिल जाएगी। तो इनको मैंने यहाँ पर
पांचों की पांचों जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है उनको एक्सप्लेन कर दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? यार ये तो सब लोग फटाफट से बता देंगे कि नो बॉल संबंधित है, वाइड बॉल संबंधित है, विकेट संबंधित है। ये ड्यूस क्या चीज है भाई? ड्यूस आपका बैडमिंटन और आपका जो लॉन टेनिस होता है, इन दोनों स्पोर्ट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है जब दोनों जो प्लेयर होते हैं वो दोनों बराबर बराबर पॉइंट पे होते हैं, जैसे कि 40-40 है, तो ये ड्यूस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और फिर इनके पास अगर इसने स्कोर किया तो फिर वो मैच पॉइंट ले जाएगा, तो इस तरीके से बनता है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थान में आवेदन में सक्षम बनाती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इनेबल करती है स्टूडेंट्स की मोबिलिटी को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, के वो अभी इधर है अभी उधर है, तो इसको कहा जाता है भाई एबीसी। एबीसी स्कीम यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो यहाँ पर ये जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है। अब स्कीम्स कहाँ से पढ़े? फिर अगेन करंट अफेयर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई देखो ये स्कीम चर्चा में है, इसमें ये हो रहा है, इसका उद्देश्य ये है। तो ये जो एबीसी स्कीम यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो स्कीम है ना, इसमें जो स्टूडेंट्स है वो अपने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मूव कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है इस तरीके से। ठीक है। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी की स्थापना ये आप लोगों से अभी चर्चा में थी यार। ठीक है। तो जो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर संगीत नाटक एकेडमी है, उसका ये एक पार्ट है। ठीक है। तो उससे संबंधित है, इसको स्थापित करने के साल पूछ रहे थे, तो 1954 में इसको स्थापित किया गया था। कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं, जैसे कि मणिपुरी डांस को यहाँ पर सिखाया जाता है, म्यूजिक सिखाया जाता है, और कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर जो संबंधित होते हैं मतलब इनसे। जैसे कि अलाइड सब्जेक्ट का अगर आप लोगों से यहाँ पर कभी नाम पूछ लिया है तो आप लोगों को याद रखना है थंगटा। ठीक है। थंगटा याद रखिएगा, ये एक अलाइड सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। अब यार संगीत नाटक एकेडमी की यहाँ पर चर्चा हुई है, तो इसको कब फाउंड किया गया था? 31 मई ऑफ 1952 को इसको स्थापित किया गया था, जिसको नेशनल एकेडमी के रूप में भी जानते हैं, जो कि म्यूजिक डांस और ड्रामा पर काम करती है। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लोजिस्टिन सिद्धांत को शामिल किया गया था? फ्लोजिस्टिन थ्योरी को एक्सक्लूड किया गया था। अब देखो वही है जो आपकी ये साइंस एंड टेक वाले टॉपिक से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में चर्चा बनती है। तो आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ कंबशन। क्या है ये एक केमिकल रिएक्शन को बताती है, जहां पर ये केमिकल जो रिएक्शन है वो किसके साथ होती है? वो ऑक्सीजन के साथ होती है। इसको 18th सेंचुरी के अंदर आपका लाया गया था। ठीक है। और फिर बाद में इसको एक और आदमी ने डेवलप किया था, और एंटोनी लोवियस सर इनका नाम है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। थोड़ा सा टफ सवाल हो गया ये, पर ठीक है कोई नहीं, एक दो सवाल ऐसे आते हैं आपके पेपर में। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? सभी लोग फटाफट से लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को। पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों को इतनी सारी पढ़ाई जाती हैं, आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस उस पर याद करने पड़ते हैं। तो ये कब हुई थी भाई? 1956 से लेकर 61 के टाइम पीरियड में ये सेकंड 5 ईयर प्लान को लाया गया था। तो ये जो महालनोबिस मॉडल था ना, ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था, जिसको इंडियन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? प्रशांत चंद्र। चल लिख देते हैं यहाँ पर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके द्वारा इसको लिखा गया था कब? 1953 में। तो काफी फेमस था ये। इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल को जिक्र किया गया था। इनपुट आउटपुट मॉडल पर ये एक प्रकार से आपका आधारित था कि जो लोगों के गोल हैं, प्रायोरिटीज हैं, उस पर आधारित था। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आप लोगों से पूछ रहा है कि पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक अनोखा त्योहार है? तो भाई ये जो आपके फेस्टिवल रिलेटेड सवाल होते हैं वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है भाई पौष मेला। ठीक है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये शांति निकेतन के अंदर इसका आयोजन होता है भाई, शांति निकेतन में। वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसका नाम है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहां पर है ये शांति निकेतन। तो याद रखेंगे, जो आपका पौष महीना आता है उसके 7th डे को इसको मनाया जाता है। ठीक है। बाकी के भी राज्य दिए गए, हर राज्य के आपको फेस्टिवल्स भी देखो पता होने चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बाल होती है, होली है, चैत्र नवरात्रि है, रामनवमी, गंगा महोत्सव, ऐसे इंपॉर्टेंट त्योहार मतलब हर राज्य के आपको रटे हुए होने चाहिए। ये भाई अंतिम सवाल है आपकी इस क्लास का। वासुदेव प्रथम जिन्होंने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए, वो कौन से इन चार विकल्प में से डायनेस्टी से संबंध रखते हैं? तो सभी को पता है कुषाण डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। नाम क्या है? वासुदेव वन। काफी इंपॉर्टेंट रूलर इनको माना गया, जिन्होंने जो उत्तरी भारत है उसके ऊपर रूल किया। और जब हम कुषाण एम्पायर की बात करते हैं तो इनको इनके कल्चरल और जो इन्होंने आर्थिक अचीवमेंट प्राप्त किए उनको लेकर जाना गया, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स हैं, उनको लेकर इनको काफी इंपॉर्टेंट श्रेय दिया जाता है। गोल्ड कॉइन जिनको किस नाम से रेफर किया गया था? दिनार्स के नाम से रेफर किया गया था। तो वासुदेव वन को ही जाना जाता है कि इन्होंने जो दिनार थे यानी कि गोल्ड कॉइन्स थे उनको इश्यू किया था। कुषाण डायनेस्टी पर पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट रूलर जो कुषाण डायनेस्टी का आप लोगों को पता होगा वो कौन है? कनिष्क, है ना। और जो लास्ट रूलर है वो है आपके ये वासुदेव वन। तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रहा। जो चाइना से भारत से होकर गुजरने वाला सिल्क रूट है ना, उसको काफी मदद करने में इन्होंने काफी योगदान दिया। तो यार ये था आपका डिस्कशन, आपकी इस जीके जीएस के सवालों के डिस्कशन से संबंधित एक और शिफ्ट का, जिसमें हमने 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों को और उनसे एक्स्ट्रा जो बात बन सकती है उनको डिस्कस किया। आई होप मजा आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो ताकि आपके साथियों को भी मदद मिल सके तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ये मेरे ऐप के बारे में मैंने आपको बताया है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या फिर बाकी के जितने भी मार्केट में आपके आते हैं, जिसमें आपके जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ आते हैं। इनका पूरा कवरेज मैं इस पे करा रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें इतना रखता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।